वेलकम टू सक्सेस एजुकेशन हब। सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट के रिलेटेड मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर का, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि कुल 96 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 70 प्लस 20 प्लस 6 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कि 70 ऑब्जेक्टिव, 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। 70 में से आपको कुल 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाना है, 20 में से 10 शॉर्ट आंसर और 6 में से 3 बनाना है आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में से। तो अब हम लोग बारी बारी से बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा जो 70 है, 70 के 70 का हम आंसर आज देखेंगे ये, और उसका डिटेल्स एनालिसिस करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है सो गलत दिया गया है, उसको भी हम सुधारते चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है आपका 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य जो होता है W बराबर ME1 माइनस कॉस थीटा होता है। W बराबर ME1 माइनस कॉस थीटा होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपका है किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता जो होती है, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधता एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चौथा क्वेश्चन कहता है सर आपका संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या होती है? वो विभवांतर होता है। वो क्या होता है सर? आपका विभवांतर जो है प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है किसी तार एक तार का प्रतिरोध R है, जिसके व्यास को खींचकर आधा कर दिया जाए तो इसका जो प्रतिरोध होगा वह 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2R। ये 10th क्लास में भी पढ़ना था हमको। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती हो तो किसके समानुपाती होता है? तो वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे उसकी धारिता बढ़ेगी, त्रिज्या को घटाएंगे धारिता घटती चली जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की किस दिशा एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल जो होता है विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी कि एक्स जेड तल में हो जाएगा। कौन सा तल में हो जाएगा? एक्स जेड तल में हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 हो जाता है। यानी कि विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक जो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। मीटर सेतु की तार बनी होती है तो यह मैग्नीज की बनी होती है। मीटर सेतु की तार किसकी बनी होती है? मैग्नीज की बनी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बता दें कि चुंबकीय प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता m के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है? बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर होता है। बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर होता है। अब हम लोग 11 नंबर चलते हैं। दो समांतर दर्पण के बीच रखी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 360 बटा थीटा होता है, 360 बटा में थीटा होता है। तो जब दो समांतर दर्पण हो तो दोनों के बीच बनने वाले थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 हो तो 360 अब बटा हम 0 करेंगे तो ये क्या होता है कि संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इंडिटरमिनेट हो जाता है, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए इसका कोई आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गोले दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन जो होता है वो क्या हो जाता है? आपका m स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? m स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला, किसी माध्यम 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी प्रकाश के किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हम लोग जानते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू2 बटा म्यू1 हम लोग पढ़े थे। तो जब म्यू2 बटा म्यू1 जो है सो उसका अपवर्तनांक होता है तो यहाँ अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? λ2 अपॉन
लेमडा 1, समझ गए। तो यानी कि हमारा हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू अपॉन लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, समझ गए। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। तो पानी में चमकने का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हों तो समतुल्य लेंस जो होता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है एक उत्तल लेंस हटा दिए, एक उत्तल लेंस हटा दिए, तो दोनों जब बनेगा तो एक ऐसे इस तरीके से बन जाता है। यानी कि दो उत्तल लेंस किस तरीके का कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन का कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो हम ये जानते हैं कि जिसका विचलन सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है, इसलिए बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होगा। बैंगनी का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक। तरंगदैर्घ्य कम तो विचलन अधिक। और सबसे कम विचलन का बात किया जाए तो लाल का विचलन सबसे कम होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो आर त्रिज्या वाले गोलीय कार संधारित्र की धारिता सी बराबर 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर होता है। सी बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है। तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो हो जाता है आपका 2:1 का अनुपात। क्या होता है? 2:1 का अनुपात होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेश के पुनर्वितरण में किसका क्षय होता है। तो आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय होता है। आवेश के पुनर्वितरण किसका क्षय होता है? ऊर्जा का क्षय होता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है। तो ये हो जाता है n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हो जाता है इसका आर एन। एक प्रतिरोध का मान r है और n प्रतिरोध जोड़े तो आर एन, और इसका क्या होता है 1/r प्लस बराबर हो जाता है n अपॉन r। ठीक है, तो देयर फोर r बराबर यहाँ से क्या निकल के आता है r बटा n। ठीक है, तो यानी कि जब दोनों को हम जोड़ते हैं r बटा n को, और यहाँ से है r बराबर r बटा n, तो r कॉमन हो जाता है, तो यानी कि r से r कट जाएगा, तो r कॉमन कर लिए तो बच गया हमारा n स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है हमारा, यहाँ हमारा हो जाएगा n स्क्वायर। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हो तो बंद सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है। तो किसी भी बंद सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान शून्य होता है। किसी भी बंद सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की अधिकतम सुगराही हो तब विक्षेपण कोण जो होता है वह 0 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री का होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो चौक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो 1 होता है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, समान वेग से चलता हुआ आवेश उत्पन्न करता है, तो वो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहला है तो इसकी सहिष्णुता होगी, वो हो जाती है आपकी 5% की सहिष्णुता होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फैराडे का नियतांक क्या होता है। तो फैराडे का नियतांक कूलम्ब प्रति मोल होता है। फैराडे का नियतांक क्या होता है? कूलम्ब प्रति मोल होता है। फैराडे का नियतांक कूलम्ब प्रति मोल होता है। अगला है शक्ति रहित धारा का परिपथ होगा तो ये हो जाता है आपका शुद्ध प्रेरिक। शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या हो जाता है? शुद्ध प्रेरिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर क्या होता है। विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर आपका 0 डिग्री हो जाता है। क्या होता है भाई? 0 डिग्री। यदि समान फोकस दूरी f तथा को दो समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी हो जाता है f/2 हो जाता है। क्या हो जाता है सर? f/2 हो जाता है। चलिए
F/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/F बराबर होता है 1/F1 प्लस 1/F2। जब दोनों इक्वल है तो हो जाएगा आपका 2/F, या तो इसको F1 मान लो, इसको भी F1 मान लो, तो 2/F1, तो 2/F1 कर देंगे तो उलट देंगे इसको, क्योंकि F बराबर है, F को उलटेंगे तो F/2 हो जाएगा, F/2, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर F/2। अगला हम चलते हैं 30 नंबर में। किसी उत्तल लेंस का ऊपर का भाग आधा काला कर दिया तो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो दिखेगा, तो न आकार बढ़ेगा न घटेगा, बल्कि उसकी तीव्रता घट जाएगी, यानी कि वो जो है सो धुंधला धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर, मानव आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बचपन से पढ़ते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या है? 33 का हो जाएगा ए, हीलियम नाभिक है। अल्फा कण क्या है? हीलियम नाभिक है। उसके बाद 34 चलते हैं। 34 कहता है पीएन जंक्शन में ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद अगला चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रांजिस्टर का धारा गुणांक अल्फा तथा बीटा के बीच संबंध क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका अल्फा बराबर बीटा प्लस बीटा बटा बीटा प्लस 1, अल्फा बराबर बीटा बटा बीटा प्लस 1 हो जाता है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तप्त धारा एमीटर में 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ? विक्षेप। इसमें चारों के चारों ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है। यहाँ हो जाएगा विक्षेप समानुपाती हो जाता है धारा के स्क्वायर के। विक्षेप समानुपाती क्या होता है? धारा के स्क्वायर के। तो ये आप या तो इसको सुधार लीजिएगा, ये उल्टा लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शन को सुधार लेना है और क्या करना है? विक्षेप समानुपाती धारा का स्क्वायर हो जाता है। तब तारा एमीटर में क्या होता है? विक्षेप समानुपाती धारा का स्क्वायर। हम लोग आगे चलते हैं 37 नंबर। एल आर परिपथ में क्या होता है? एल आर परिपथ में हो जाता है आर स्क्वायर अंडर रूट में डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाता है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक हो जाता है आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए आगे हम चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है, क्योंकि हम पढ़े हैं, बच्चों को एक ट्रिक भी बताए हैं, गा ए प द्री अ सु रे दी, यानी कि क्या? गामा, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अव्यक्त किरण, सूक्ष्म किरण, रेडियो किरण और दीर्घ तरंग। यानी कि इस तरीके से इधर इसका वेदन क्षमता घटते चला जाता है। वेदन क्षमता क्या होता है? घटते चला जाता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा का और सबसे कम वेदन क्षमता दीर्घ तरंग का। चलिए तो हम इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 क्या कहता है? द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है? द्रव्यमान संख्या ए तथा नाभिक की त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए, यानी कि ऑप्शनल नंबर सी। उसके बाद 40 में हम चलते हैं। 40 नंबर का क्या कहता है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम मात्रा में कि तुल्य ऊर्जा लगभग होती है 10 के पावर 17 जूल के अप्रॉक्स होती है, लेकिन यह क्या होता है? 9.67 इंटू 10 टू दी पावर 9.67 इंटू 10 टू दी पावर 16 जूल के, जो कि 67 को हम लोग अप्रॉक्स में मान लेते हैं 10 इंटू 10 टू दी पावर 16 जूल। तो यही क्या हो जाता है? 10 के पावर 1 और दोनों जुड़ करके 10 के पावर 17 जूल हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है 10 के पावर 17 जूल। आगे हम लोग चलते हैं। एक पश्च अभिनेत डायोड क्या है? जेनर डायोड कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई 43 नंबर क्वेश्चन कहता है नंद गेट का क्या होता है? बुलियन व्यंजक ए डॉट बी बराबर वाई। आप लोग गेट से एक क्वेश्चन जरूर देखे जाएंगे, गेट टोटल देख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन उससे श्योर है कि रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। तो अगला हम चलते हैं मानव नेत्र की विभेदन क्षमता। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है 1 मिनट की होती है, यानी कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट की विभेदन क्षमता होती है। उसके बाद नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में सभी के सभी संरक्षित रहता है। आवेश
बी कोणीय संवेग भी और देखिए संवेग भी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम आगे चलते हैं। 46 का, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बाद हम अगला चलते हैं। ये सब 10th में ही पढ़े थे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्या जी, प्रकाश, दो प्रकाश स्रोत संबद्ध होता है, उनके बीच का कालांतर क्या रहता है। दो प्रकाश स्रोत संबद्ध हो तो उनके बीच का कालांतर नियत रहता है। 47 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब उसके बाद हम 48 में चलते हैं। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध जहाँ बढ़ता है वहीं अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। आगे हम लोग चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित, हाँ, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है किससे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश स्वतंत्र होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। अगला, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 52 नंबर क्या कहता है कि चार डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये हो जाता है 0.25 मीटर। कैसे हम करते हैं, तो 1/f लेंस की क्षमता होता है, 1/f बराबर 1/, अब फोकस दूरी क्या रहा है, तो ये आपको 4 डायोप्टर दिया हुआ है, 1/f बराबर 4, तो यानी कि अब यहाँ से हम कर देंगे क्या चीज़, देयरफॉर f बराबर 1/4, 1/4 बराबर 0.25, यानी कि क्या होता है 0.25। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना हो गया हमारा 4 डायोप्टर क्षमता के लिए 0.25। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामान्य समायोजन के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो 1+D/1+D/f होता है, 1+D/f हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या चीज़, अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये 10th में पढ़ना है हमको। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, हीरा के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है, तो हीरा के लिए क्रांति कोण का मान 24.41 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांच के समांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। कांच के समांतर पट्टी की सतह की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का क्या होता है भाई, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन जो होता है आपका μ-1 × a होता है, μ-1 × a होता है। अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर है, तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होता है, 5 बराबर 2n पाई होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 59 नंबर कहता है, एक फोटोन की ऊर्जा का प्रास होता है, तो वह होता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करती है, तो कण प्रकृति प्रदर्शित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण प्रकृति को बताया गया था। अब हम आगे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग दर्शा सकता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज जो था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए कौन सी राशि समान है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो समान होगा वो क्या हो जाता है, द्रव्यमान तो समान हो नहीं सकता क्योंकि सबका द्रव्यमान अलग अलग होता है। आवेश भी समान नहीं होता है क्योंकि एक का प्लस, एक का माइनस, एक पर न्यूट्रल चार्ज होता है। संवेग और ऊर्जा में से हम इसको ऊर्जा को प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि ऊर्जा जो होता है लगभग लगभग तीनों का समान होता है, तीनों में सेम लगभग लगभग समान ऊर्जा होता है, तो 63 का हम डी कह रहे हैं। और अब हम 64 चलते हैं भाई। 64 ऐसे ये थोड़ा सा डाउटफुल संदेहास्पद क्वेश्चन है, इसको आप लोग पुनः देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम 64 में चल रहे हैं। 64 नंबर क्या कहता है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 50 साइन 100 पाई टी है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगा, ये जो इसकी आवृत्ति हो जाता है 50 पाई के बराबर, ये इसकी आवृत्ति कितनी हो जाती है, 50 पाई के बराबर, ठीक है। अब हम चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 65 नंबर है, जर्मेनियम का बैंड अंतराल कितना होता है। जर्मेनियम के बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाता है जर्मेनियम का जो बैंड अंतराल है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि यहाँ अप्रॉक्स में दिया हुआ है आंसर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.67 को हम लगभग 0.7 कह सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो देहरी तरंग दैर्घ्य होगा। देखिए देहली तरंग दैर्घ्य जो होता है तो 4433 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 5 बराबर hc/λ, तो यानी कि हमको यहाँ से लैम्डा निकालना है, 5 कार्यफलन है, तो यहाँ से hc/λ कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका होता है। 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 4333 डिग्री 4333 एंगस्ट्रॉम होता है। अब 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ट्रांसफार्मर का कोर को प्रतिदार किस लिए रखा जाता है। तो इसको इसलिए रखते हैं कि ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर के कोर को प्रतिदार किस लिए रखा जाता है, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है, उच्च ताप तो होना नहीं चाहिए, उच्च दाब भी नहीं होगा, यानी कि आपका हो जाएगा या अर्धचालक भी होता है, संख्या परिवर्तक भी होता है। आप दोनों में से कुछ भी मार सकते हैं, लेकिन अगर अर्धचालक और संख्या परिवर्तक दे तो अर्धचालक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे संख्या परिवर्तक की तुलना में। सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे, अर्धचालक की, लेकिन दोनों के दोनों सही है। अगर बी और डी दोनों दे दे, बी एंड डी दोनों दे दे, तो हम क्या करेंगे, बी और डी को टिक आउट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। तो तापमान गुणांक जो होता है अर्धचालक का ऋणात्मक होता है। तापमान गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो उसका चालकता क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, इसलिए जो कि चालक में उल्टा होता है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, तो इसकी माध्य आयु कितनी होगी। तो माध्य आयु जो होगा वो माध्य आयु क्या होता है, माध्य आयु बराबर 1.44 गुने अर्ध आयु, ठीक है। अर्ध आयु होता है तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका 1.44 इंटू 1600, तो ये हो जाता है आपको लगभग 2304 के आसपास, जो कि 2309 दिया है, इसको आप करेक्ट करके 2304 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 2304 वर्ष, ठीक है। चलिए ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन समाप्त हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुरू होगा, तो मैं आपको इतना ही रखूँगा आज के लिए। बस इतना ही, बाद विशेष के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास इसका आंसर, करेक्ट आंसर पहुंच सके, क्योंकि मार्केट में जितने भी बुक अवेलेबल हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर गलत दिए गए हैं। इसलिए जब बच्चों के डिमांड पे ही मैंने यह वीडियो लाया था ताकि आप लोग को अच्छा आंसर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।